हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 11 नवंबर 2022 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हो, सुमित सर ने आपके साथ डिस्कस भी किया था कि कुछ दिन सर हो सकते हैं कुछ बीच में बिजी हों, तो उन दिनों पे सर डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो उन दिनों में मैं डिस्कस करूंगा अभी कुछ टाइम के लिए। फिर सर जैसे ही फ्री होते हैं, ठीक है ना, तो आप जानते हो सर ने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया है कि सर साथ साथ बीच में आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो आज देखिए, हम टोटल 3 मुद्दे डिस्कस करेंगे। पहला है वर्ल्ड वॉर के साथ संबंधित। देखिए, दरअसल में आज आप जानते हो जैसे 11 नवंबर है ना, तो दरअसल में अगर देखें 11 नवंबर 1918, तो इस दिन ना हमारा जो वर्ल्ड वॉर वन है ये खत्म हुआ था इसके आसपास, ठीक है। तो पर हम आज के टाइम पर इन चीज़ों को काफ़ी भूल चुके हैं, इंडियंस का क्या कंट्रीब्यूशन था, चाहे वर्ल्ड वॉर वन की बात कर लें या वर्ल्ड वॉर टू की बात कर लें। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर राइटर कुछ बात कर रहे हैं कि हमें उन पर्टिकुलर जो इंडियन सोल्जर्स वहां पे फाइट किया था उनको भूलना नहीं चाहिए। दूसरा है गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग, कि देखो गवर्नर्स का रोल काफ़ी कंट्रोवर्शियल चल रहा है आजकल, ठीक है। काफ़ी बार चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में कुछ ना कुछ खींचतान देखने को मिलती है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। एंड साथ ही साथ तीसरी मुद्दा है थोड़ा इकोनॉमी से संबंधित, दैट इज रीजनल रूरल बैंक के कॉरस्पॉन्डिंग, किस तरह के इश्यूज इनको आज के टाइम पे फेस करने पड़ रहे हैं, उसको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले हमारे डिस्कशन के साथ। पहला है देखो वही वर्ल्ड वॉर के कॉरस्पॉन्डिंग, एंड इसको आप जनरल स्टडीज पेपर वन के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो, जैसे मैंने आपको बताया अभी 11 नवंबर 1918 की डेट थी, ठीक है। और जो इसका ऑलमोस्ट दिन खत्म होने वाला था, उस टाइम पे हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ। अब जो इस वर्ल्ड वॉर वन के अंदर ना, देखो इस टाइम तो इंडिया कहाँ पे था, ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स की साइड से हमने फाइट किया। पर क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि इंडियंस जो थे उनका कंट्रीब्यूशन नहीं था? नहीं। देखो, इंडियंस ने ना बहुत ही ब्रेवरी के साथ यहाँ पे फाइट किया। चाहे आप देख लो यूरोप के अंदर, देख लो अफ्रीका के अंदर, देख लो एशिया, हर जगह पे इंडिया ने बहुत ही बहादुरी के साथ, इंडियन सोल्जर्स ने बहुत ही बहादुरी के साथ यहाँ पे लड़ाई लड़ी, ठीक है। और इवन आप देख भी सकते हो कि कितने ज्यादा वर्ल्ड वॉर वन के अंदर भी केस था, सिमिलरली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के केस में भी भारतीयों ने बहुत ही बहादुरी से इस पर्टिकुलर केस के अंदर लड़े। देखो, इतना कंट्रीब्यूशन है इनका, इतनी बहादुरी से लड़े। पर आप देखो, हम अक्सर याद करते हैं 1948 की जो वॉर हुई, 61 के अंदर 65 के कॉरस्पॉन्डिंग, जो 62 के कॉरस्पॉन्डिंग, सॉरी 65 हो गया, 71 हो गया, कारगिल के युद्ध की बात करते हैं। पर क्या कभी आपने या मैंने, ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू के अंदर बात करी इनकी? द आंसर इज नहीं। हम लोग बहुत ही रेयरली इसके रिगार्डिंग बात करते हैं कि इंडियंस का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। तो राइटर यहाँ पे इसी चीज को बताने की बात कर रहे हैं कि ये इंडिया की भी लड़ाई थी, ये ब्रिटिशर्स की जो लड़ाई थी ही, जो भी उसकी बात करें, पर इंडियंस के भी इतने इस पर्टिकुलर इनका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे था ही। और एक रीजन पता क्यों है इसके पीछे, हम इसकी डिस्कशन इतनी कम क्यों करते हैं? क्योंकि देखो, इंडियंस ने ना अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा दी वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के अंदर, पर ब्रिटिशर्स ने कभी भी हमें उस चीज का कंट्रीब्यूशन या फिर उसका रिवॉर्ड नहीं दिया। ठीक है, आप जानते हो गांधी जी ने सपोर्ट किया था वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे कि हाँ, ब्रिटिशर्स के साथ की तरफ से हम हैं। पर इन दी एंड उन्होंने क्या दिया? उन्होंने हमारे ऊपर रॉल अटैक कर दिया, ठीक है ना। आप जानते हो फिर उसके बाद जलियांवाला बाग का इंसिडेंट देखने को मिला है। ऊपर से जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए 1919 के अंदर, वो भी इंडिया के फेवर में ज्यादा नहीं थे, वो भी ठीक है ना, जो एक्सपेक्ट किया था हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही कम चीजें दी गई। तो यही रीजन रहा कि कहीं ना कहीं इस तरह के इश्यूज यहाँ पे हम शायद इनको भूल चुके हैं जो इन्होंने इतनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। सेम सिचुएशन हमें वर्ल्ड वॉर टू के टाइम देखने को मिलती है। देखो, वर्ल्ड वॉर टू में तो हमसे पूछा ही नहीं कि क्या आप इंडिया जो इन हमारी तरफ से लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, तो डायरेक्टली वॉर डिक्लेयर कर दी बिना इंडिया के लीडर्स से पूछे हुए। उसके बाद पहली बात तो चलो ये, दूसरी चीज क्या हुई, जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे ना, ये आप जानते हो जर्मनी भी गए थे, ठीक है ना, तो एक्सिस पावर की तरफ साइड हो गए जो इनकी इंडियन नेशनल आर्मी थी। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला, इंडियंस इंडियंस के अगेंस्ट ही करा दिया इन्होंने, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने। तो ये इशू भी यहाँ पे हमें देखने को मिला है। पर इवन देन यहाँ पर तब भी ये चीज है, इनका जो वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है हमें इनको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। चाहे आप देखो कहीं भी देख लो, यहाँ पर आप मान सकते हो कि नियरली जो इस वॉर के अंदर 15 लाख इंडियन मैन जो थे उन्होंने वॉलंटियर किया। अब इस 15 लाख में से ना 75,000 की तो डेथ होगी। सेम चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है वर्ल्ड वॉर टू के अंदर, जब 25 लाख से भी ज्यादा सोल्जर्स वॉलंटियर आर्मी हमारी तरफ से गई, और उनमें से 87,000 की तो डेथ ही हो गई थी। तो देखो, जब इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है और इस कंट्रीब्यूशन को ना हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम लोग मतलब हम इंडियंस ही रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, पर देखो ब्रिटिशर्स की बात करें ना, वो भी कुछ हद तक इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। देखो, जो इन पे अगर हम बात करें,
तो ना विक्टोरिया क्रॉस होते हैं। मतलब विक्टोरिया क्रॉस क्या है ये चीज, ये एक्चुअली में उनके ना अवार्ड होते हैं कि कोई बंदा ब्रेवरी के साथ लड़े तो उसको अवार्ड दिए जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर वॉर्स के अंदर लगभग 15% जो अवार्ड थे ना वो भारतीयों को मिले, जो अनडिवाइडेड इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, जब वो लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि इंडियंस का अच्छा कंट्रीब्यूशन था, तो हम क्यों भूल गए हैं? ठीक है। इवन देखो, जो ब्रिटिशर्स के लास्ट कमांडर थे, ठीक है, जो फील्ड मार्शल क्लाउड ऑचिंक्लेग, ठीक है ना, इन्होंने भी एक इंटरव्यू के अंदर बहुत तारीफ करी है कि किस तरह से इन्होंने यहाँ पे लड़ाई लड़ी। ठीक है। पर इंडिया के अंदर ही हमने इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ। आप अगर देखो कभी आपका जाओगे बकिंगम पैलेस, तो वहां पर हमें देखने को मिलता है किस तरह के ना छत्र बना रखे हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर इनका नाम लिख रखा है, या फिर इनके लिए अलग अलग जो गेट्स हैं, उन गेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग ये उन्हीं की याद में है जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज की तरफ से जिन्होंने अच्छी लड़ाई लड़ी और पर्टिकुलर उस चीज के लिए करा। ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया को भी इस चीज से सीखना चाहिए, हमें भी इनको एक्नॉलेज करना चाहिए, वरना होगा क्या, हम इन सभी का कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं भूल जाएंगे। और भूलने का पीछे का रीजन भी आप जान ही चुके हो, जैसे मैंने आपको बताया अभी, जलियांवाला बाग वाला केस हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 में भी कुछ इश्यूज हुए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं था कि इनका कंट्रीब्यूशन व्यर्थ गया। देखो, जब ये सोल्जर्स दूसरी कंट्री पे गए, ठीक है, मान लो ब्रिटिशर्स की तरफ से ही गए, तो एक तरह की ना यहाँ पे भावना आई कि हम भी ना ब्रिटिशर्स के बराबर ही हैं। वरना इन्होंने तो हमें, ब्रिटिशर्स ने हमें क्या किया हुआ था, एक तरह से लोअर रैंक का मान के चल रहे थे। पर अब जब हम इनके साथ लड़ रहे थे ना, तो एक तरह से इक्वलिटी हमें यहाँ पे देखने को मिली कि हम भी आपके साथ हैं, या फिर हम भी उसी लेवल पर हैं। तो ऐसा नहीं था कि हम आपसे नीचे हैं, नहीं। एक तरह का कॉन्फिडेंस आया इंडिया के अंदर भी। तो वो चीज भी, कॉन्फिडेंस बाद में हमारी नेशनल मूवमेंट के साथ ही साथ और हमारी फ्रीडम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा। तो कहीं ना कहीं जो इतने सालों का हमारे यहाँ कलोनियल सबजुगेशन हुआ है, ठीक है ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इनको हटाने की जरूरत है। ठीक है। एंड इवन इंडिया के केस में आप देखिए, चाहे बैटल ऑफ इम्फाल हो गया, बैटल ऑफ कोहिमा हो गया, तो इंडिया के बिल्कुल बॉर्डर तक लड़ाई आ चुकी थी। तो यहाँ पर भी इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एंड इवन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यहाँ पर, ये कोहिमा के अंदर लिखी गई है, व्हेन यू गो होम टेल देम ऑफ अस एंड सेव फॉर योर टुमारो वी गिव अवर टुडे। बेसिकली ये हमें एक संदेश है। क्या संदेश है? कि जब जब भी आप वापस जाओ तो आप हमारे बारे में बताओ, ताकि जो आने वाली जनरेशन है ना, वो हमें याद कर पाए कि हमने अपनी कुर्बानी दे दी, अपनी कुर्बानी दे दी, ताकि आपका भविष्य अच्छा हो पाए। तो हम लोग जिन्होंने हमारे लिए, बेसिकली हमारे लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, हम उन्हीं को भूल गए हैं। ये बात गलत है। तो हमें जरूरत क्या है, उनको याद करने की आज के दिन, और उनको ऑनर करने की, जो उन्होंने इतना बड़ा हमारे लिए सेक्रीफाइस किया है। ठीक है ना, समझ गया वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के साथ कैसे लिंक किया, क्या इनका कंट्रीब्यूशन था। ठीक है ना। तो दोनों केसेस में हमने तो देखो, इंडियंस ने बहुत अच्छा काम किया, बट शायद ब्रिटिशर्स ने थोड़ा रिकॉग्निशन दिया है उनको। पर चाहे आप मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स देख लो, जो कि उतने अच्छे नहीं थे, जलियांवाला बाग वाला इंसिडेंट देख लो, रॉलेट एक्ट देख लो, जो ब्लैक एक्ट था, एंड साथ ही साथ जो वर्ल्ड वॉर 2 में हमसे बिना पूछे ही उन्होंने ये चीज कर दी। तो ब्रिटिशर्स ने कभी भी शायद से हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन को उतना रिकॉग्नाइज नहीं किया जितना शायद हमें मिलना चाहिए था। तो ये हो गया हमारा पहला एडिटोरियल। चलते हैं हमारे दूसरे एडिटोरियल की तरफ। दूसरा देखो, वही है गवर्नर के कॉरस्पॉन्डिंग, एंड इसको आप जीएस पेपर 2 के कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो, ये ना एक्चुअल में एक तरह की डिस्कशन है, जिसके अंदर ना जो मार्गरेट एल्वा है और एमआर माधवन, इन्होंने अपने व्यू पॉइंट्स दिए हुए हैं। देखो, दरअसल मैं बात करूं मार्गरेट एल्वा की, तो ये अभी आप जानते हो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हुए थे, जिसमें जगदीप धनखड़ जी बाद में वाइस प्रेसिडेंट बने थे। तो उनके अगेंस्ट में ये थी मार्गरेट एल्वा। काफी पर्टिकुलर स्टेट्स की ये पहले खुद भी गवर्नर रह चुकी हैं। ठीक है ना, काफी बार इन्होंने एज अ पॉलिटिशियन भी काफी अच्छा काम किया है अलग अलग जगह पे। तो एक तो ये, एंड साथ साथ जो एमआर माधवन है, एक काफी इंपॉर्टेंट रिसर्चर हैं। ठीक है, पॉलिसी डिसीजन मेकिंग के कॉरस्पॉन्डिंग इनका काफी एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने अपने व्यू पॉइंट्स दिए हैं। पहली चीज यही है कि गवर्नर के कॉरस्पॉन्डिंग देखो, क्या अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें, तो आपको देखने को मिलता है कि पहले तो देखो, मुगल टाइम से ही हमें ये गवर्नर का रोल देखने को मिला है। फिर इंडिया के अंदर भी काफी गवर्नर्स हुए। ठीक है, जैसे आप जानते हो लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, अलग अलग तरह से ये चेंज होती रही, गवर्नर जनरल हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर वाइस रॉय, इस तरह की चीजें चलती रही। तो इनका इंपॉर्टेंट रोल तो रहा ही रहा है। तो कई लोग आज के टाइम पे मानते हैं कि आज के टाइम शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तब भी एक इंपॉर्टेंट जो लिंक होता है ना, किसके बीच में, सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में, वो गवर्नर ही काम करता है। देखो, आप सभी जानते हो आर्टिकल 163 भी हमें दिया गया है, और उसके पहले भी जो आर्टिकल्स हैं वो हमें क्या बताते हैं कि एक गवर्नर क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, किसका, स्टेट का। तो स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होने के नाते उसकी बहुत अच्छी जिम्मेदारी भी है, पर साथ ही साथ उसको सेंटर और स्टेट के बीच में एक इंपॉर्टेंट लिंक बन के भी होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि जब भी असेंबली के अंदर सेशंस होते हैं,
तो वहां पर उनके ज्वाइंट सेशन को एड्रेस करना, बजट सेशन के अंदर आप जानते हो पहले वो एड्रेस करते हैं, फिर बजट सेशन स्टार्ट होता है, बिल्स को साइन करना, फाइनल अप्रूवल जब एक बार लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंगली अगर वहां पे काउंसिल नहीं है तो कॉरस्पॉन्डिंगली फिर गवर्नर ही उसको फाइनल साइन करते हैं। उसी तरह से कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल फंक्शंस भी होते हैं, जैसे आर्टिकल 163 के अंदर हमें ये सारी चीजें बता रखी हैं। ठीक है, अब देखो जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया एक तरह की कंट्री है, फेडरल कंट्री है, जहां पर सेंटर है, जहां पर स्टेट है। अब यहाँ पर इनके बीच में ना अगर तालमेल बना के चलना है, आपस में यूनिटी बना के चलनी है, तो ये काम गवर्नर का होना चाहिए। तो स्मूथ फंक्शनिंग, सारी चीजें ढंग से चले, ये काम होता है गवर्नर का। पर आज के टाइम पे ना ये स्मूथ नहीं है, ये स्मूथ का बिल्कुल अपोजिट हो चुका है कि अगर फंक्शनिंग में टेंशन आई हैं सेंट्रल और स्टेट के बीच में, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे का रोल थोड़ा गवर्नर का हमें पिछले कुछ सालों के अंदर देखने को मिला है। देखो ये टेंशन ना पहले भी इमर्ज करी हैं, नो डाउट अबाउट इट, और हमारे पास ना अलग अलग कमीशन भी बने हैं, जैसे आप जानते हो सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन, उन्होंने सेंट्रल और स्टेट के रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारी रिकमेंडेशन दी हैं। उसमें से एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है सरकारिया कमीशन की कि जब भी हम गवर्नर को अपॉइंट करें तो उस टाइम वहां के उस पर्टिकुलर स्टेट के चीफ मिनिस्टर को हमें कंसल्ट कर लेना चाहिए। अब देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी आज के टाइम पे। देखो पर है ये क्या, एक तरह की रिकमेंडेशन ही है, किसी केस में इसको माना भी जाता है, जनरली मान लेते हैं, बट अदरवाइज क्या होता है, कई केसेस ऐसे भी देखे गए हैं जहां पर वहां के चीफ मिनिस्टर को शायद कंसल्ट नहीं किया जाता। और यही बात यहाँ पे बात करी जा रही है कि आज के टाइम पे जो गवर्नर्स हैं, ठीक है ना, उनका अपॉइंटमेंट जो सेंटर की रूलिंग पार्टी है उनके हाथ में ज्यादा आ गया है, और जो लोकल गवर्नमेंट है, वहां की जो स्टेट की गवर्नमेंट है, वहां पर उनका रोल यहाँ पर कम हो गया है। तो देखो अगर सेंटर ही पूरा काम कर रही है, ठीक है, गवर्नर को अपॉइंट करने के अंदर, और स्टेट का रोल नेग्लिजिबल हो चुका है, तो होगा क्या, गवर्नर सेंटर के आदेशों पे काम करेगा। तो यही यहाँ पे दिक्कत आ जाती है, उसी वजह से कहीं ना कहीं जो टेंशन है वो इमर्ज होते हैं, और जो गवर्नर के पोस्ट के साथ एक तरह की इंडिपेंडेंस एसोसिएटेड थी ना, वो खत्म हो जाती है, क्योंकि सेंटर ने अपॉइंट किया है। अब अगर सेंटर इसके साथ ये काम नहीं करेगा, सेंटर की बात नहीं सुनेगा, तो ये दिक्कत आ सकती है। यही यहाँ पे राइटर पॉइंट बात करना चाह रहे हैं कि इसी वजह से ये आज के टाइम पे हमें देखने को मिला है। सरकारिया कमीशन ने जो एक तरह से जो रिकमेंडेशन दी, वो इसीलिए थी कि जो गवर्नर है वो इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले पाए, ऐसा ना हो कि बिल्कुल वो सेंटर के आदेशों पे ही काम करे, बट एट द सेम टाइम चीफ मिनिस्टर के साथ भी, ठीक है ना, अच्छे से काम करने की जरूरत होती है। तो दोनों चीजों के बीच में एक तरह के हमारे यहाँ पे बैलेंस बनाने की जरूरत है, तभी ये चीज अच्छे से काम कर पाएगी। थोड़ा इसके अगर हम हिस्ट्री में चले ना, तो आपको देखने को मिलेगा, देखो पहले इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट थी, स्पेशली आप देख लो 1967 तक। 1967 तक हुआ क्या, सेंटर में भी कांग्रेस, स्टेट्स में भी कांग्रेस, तो बीच में ना देखो गवर्नर को काम करने में कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर भी ऊपर भी सेंटर में और स्टेट में दोनों जगह कांग्रेस ही तो थी, तो दिक्कत नहीं आई। बट जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट्स बदलने लगी, फिर थोड़ी सी टेंशन इमर्ज हुई स्टेट्स और सेंटर के बीच में, कि सेंटर कुछ आदेश दे रही है, स्टेट उसको मान नहीं रहा, तो गवर्नर का बीच में थोड़ा काम बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर से टेंशन इमर्ज होने लगी। बहुत सारे अलग अलग कमीशन थे, चाहे आप फर्स्ट एआरसी की बात कर लो, ठीक है, राजमन्नार कमेटी की बात कर लो, इन सभी ने ये बात बोली कि चीफ मिनिस्टर को कंसल्ट करना चाहिए जब हम इस तरह की चीजों को करते हैं। तो बहुत सारे देखो रिकमेंडेशन जहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि हमें ना एक बड़ी कमेटी बनानी चाहिए, जैसा कि एनसीआरडब्ल्यूसी ने भी बोला है, नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 2000 के अंदर ये एनसीआरडब्ल्यूसी आया था। तो इनका क्या रिकमेंडेशन था, इनका था कि गवर्नर को अपॉइंट करते टाइम ना हम प्राइम मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, लोकसभा के स्पीकर और साथ साथ चीफ मिनिस्टर को इंक्लूड कर सकते हैं। तो बेसिकली चार बंदों की एक, चार पर्सन की एक बॉडी बने, ये डिसाइड करे कि गवर्नर कौन बनेगा। बहुत सारे लोग इसके साथ सहमत भी हैं, ठीक है ना, यहाँ पे राइटर ये भी बात कर रहे हैं जो बेसिकली मार्गरेट एल्वा जी हैं, ठीक है ना, सॉरी एमआरएम जो है माधवन जी, वो कह रहे हैं कि नहीं इसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट को भी इंक्लूड करो। तो इस तरह की बेसिकली बात यही है कि हमें एक बॉडी होनी चाहिए जो इसको प्रॉपरली अपॉइंट कर पाए, कि गवर्नर कौन हो चाहिए उसको कॉरस्पॉन्डिंग अपॉइंट कर पाए। सिर्फ चीफ मिनिस्टर भी अपॉइंट ना करे, ठीक है ना, अगर चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करने लग गया तो वो अपने बंदे को बिठाएगा, तो वो स्टेट्स के बिल्कुल फेवर में हो गया, सेंटर के अगेंस्ट हो गया। पर हमें अगर यूनिटी को मेंटेन करना है, अपनी कंट्री की यूनिटी को मेंटेन करना है सेंटर और स्टेट के बीच का, तो एक अपॉइंटमेंट मैकेनिज्म ना ढंग का होना चाहिए जिसके अंदर और लोगों को इन्वॉल्व किया जा सकता है। इसके साथ ही एक मुद्दा और आता है कि जब हम बात करते हैं गवर्नर की, कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखी नहीं गई कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। अब अगर कोई क्राइटेरिया नहीं होता तो होता क्या है,
जिसकी मर्जी होती है उसको गवर्नर अपॉइंट कर दिया जाता है। स्पेशली देखो बात करें, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो ये पर्टिकुलर कोई पर्सन है, गवर्नमेंट जो है ना, उसकी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, मान लो जैसे बीजेपी ही होगी, ठीक है ना, तो इस पर्सन ने बीजेपी के लिए बहुत अच्छा काम किया हुआ है बीइंग अ पॉलिटिशियन। तो होता क्या है, इस पर्सन को एज अ रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट बोनस की तरह, रिटायरमेंट के एक पर्क की तरह इसको गवर्नर बना दिया जाता है किसी जगह का। अगर देखो इस वजह से कि सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर पर्सन की लॉयल्टी इस पर्टिकुलर पार्टी के साथ है, अगर उस बेसिस पे एक बंदे को गवर्नर बनाया जाता है, तो ये बिल्कुल ही गलत चीज है। ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नर पता किसको बनना चाहिए? जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी अच्छी हो, जो अच्छे से काम कर पाए, गवर्नरशिप के जो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, पोलिटिकल फंक्शन है, उनको अच्छे से कर पाए। तो लॉयल्टी टू अ पार्टी, कि पार्टी के लिए कितनी लॉयल्टी है, वो एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि आप गवर्नर बन रहे हो या नहीं बन रहे हो। पॉइंट क्या होना चाहिए, आप कितना कैपेबल हो उस पर्टिकुलर पोस्ट को संभालने के लिए, किस तरह से आप इंपॉर्टेंट एक लिंक बन सकते हो सेंटर ऑफ स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग, वो होना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि बिल्कुल सेंटर ही बिल्कुल संभाल रही है, वो गड़बड़ हो जाएगी। तो इस तरह से ये दो चीजें हमें देखने की कोशिश करनी चाहिए कि पहला, एक तो जो उनको अपॉइंटमेंट करे वो एक तरह से इंडिपेंडेंटली करे, ठीक है, साथ ही साथ कुछ प्रॉपर क्वालिफिकेशन हमारे यहाँ पे आनी चाहिए, ताकि एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बन पाए सेंटर और स्टेट के बीच में, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जा पाए। उसके साथ ही देखो, गवर्नर के जो पोस्ट है उसको इंडिपेंडेंस रखना है ना, तो गवर्नर के पोस्ट को भी यहाँ पर ऐसा इंश्योर करना चाहिए कि एक तरह का कोऑर्डिनेशन हो। एंड साथ ही साथ अगर कोई फैसला होता है ना, मान लीजिए कि गवर्नमेंट किसकी रहेगी, गवर्नमेंट जाएगी या नहीं जाएगी, कई बार ऐसे इश्यूज आ जाते हैं, तो उस केस में क्या होना चाहिए कि जो फैसला होना चाहिए ना, ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे होना चाहिए। मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर वोटिंग के थ्रू डिसीजन होना चाहिए कि सरकार रहेगी या नहीं रहेगी। काफी बार दिक्कत क्या आती है, राजभवन यानी कि जो गवर्नर हाउस होता है उसके अंदर ही ये फैसले ले लिए जाते हैं कि अच्छा अब इसकी सरकार बना देते हैं, इसकी सरकार कर दी जाती है। तो ये चीजें गलत है। यहाँ पर देखो हु कह रहा है, एक है इलेक्टेड पर्सन, एक है अनइलेक्टेड। गवर्नर को तो देखो नॉमिनेट किया गया है एक तरह से, ठीक है, डायरेक्टली अपॉइंट किया गया है। पर जो वहां के चीफ मिनिस्टर हो गए या वहां पे जो एमएलए वगैरह हैं वो तो इलेक्टेड है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनइलेक्टेड के पास बहुत ज्यादा पावर हो और इलेक्टेड के पास बिल्कुल पावर ही ना हो। तो वो चीज तभी पॉसिबल है जब बेसिकली हम किसी भी सीएम को अपॉइंट करना हो, तो वो सारे डिसीजंस फ्लोर ऑफ द हाउस पे हो। अगर ये चेक करना हो कि किसी सीएम ने मेजोरिटी खो दी है या उसके पास मेजोरिटी है या नहीं है, वो फैसले फ्लोर ऑफ द हाउस पर ही प्रॉपरली होने चाहिए एंड ना कि राजभवन के अंदर। ये यहाँ पर राइटर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नर का काम क्या होना चाहिए, एक तरह का फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड, साथ में मिलकर काम करने वाली चीजें होनी चाहिए ताकि वो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करे, ठीक है ना। जो जो इश्यूज है ना सेंटर और स्टेट के बीच में, उनको कम करना चाहिए गवर्नर को, ना कि उनको बढ़ाना चाहिए। पर आज के टाइम पे इसका अपोजिट देखने को मिला है, तो इसको इंश्योर करने की जरूरत है कि ऐसा ना हो। उसके साथ ही आप जानते हो आर्टिकल 356, जिसके अंदर क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है, ठीक है ना। तो बहुत ही ढंग से अगर लगाने की जरूरत है तभी लगाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी वजह से लगा दिया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमें इंश्योर करने की जरूरत है ताकि गवर्नर की भी जो डिस्क्रिशन है, ठीक है, आर्टिकल 163 के अंदर क्या लिखा है कि जो गवर्नर काम करेगा वो उस हिसाब से काम करेगा एड एंड एडवाइस के ऊपर, जो वहां के चीफ मिनिस्टर के कॉरस्पॉन्डिंग। पर कुछ केसेस में वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज कर सकता है। वो डिस्क्रिशनरी पावर बिल्कुल भी डिस्क्रिशनरी नहीं होनी चाहिए कि जो मन में आया वो कर दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम जो भी उनकी लॉयल्टी होनी चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए होनी चाहिए, ठीक है ना। लॉयल्टी जो होनी चाहिए ना सबकी, वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए होनी चाहिए, ना कि जो सेंटर में पार्टी बैठी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये इंश्योर करना जरूरी है ताकि ये जो सेंटर और स्टेट के बीच में प्रॉपर रिलेशन बन पाए, यही बात कर रहे हैं यहाँ पर राइटर्स। आई होप आपको आर्टिकल अच्छे से समझ आ गया होगा। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो रिलेट करता है रीजनल रूरल बैंक्स यानी कि आरआरबी की इंपॉर्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग। देखिए, जब हम बात करते हैं आरआरबीज की, तो आज के टाइम पर ना राइटर बात कर रहे हैं बहुत सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। जैसे इनका बिजनेस कम होता जा रहा है, जो इन्होंने पिछली बार ना जितने लोगों को लेंड किया था, जो इन्होंने लोन दिए थे, उसमें कमी देखने को मिल रही है कि लोगों को लोन ये कम दे पा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड दूसरी दिक्कत क्या आ रही है, जो इनके एनपीएस हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो बढ़ते जा रहे हैं। मतलब एक तो पहली बात है लोगों को लोन दे नहीं पा रहे, और जिनको लोन दिया था वो लोग लोन वापस नहीं कर रहे। तो बहुत मेजर इशू हमें आरआरबी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर आज के टाइम पे देखने को मिल जाता है। देखो बात करें आरआरबीज की, तो हमें ये देखने को मिलता है कि 1975 में ना एक नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप था,
इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि हमारे पास ना इस तरह की इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जिनको बोला क्या गया आरआरबी। फिर हमने एक एक्ट पास किया, आरआरबी एक्ट 1976। उसके अंडर हमने आरआरबी को सेटअप किया। अब इनका काम यही था कि जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है ना, या फिर जो और रूरल सेक्टर्स हो गए, उनको प्रॉपर हम फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करें, उनको प्रॉपर क्रेडिट, उनको अच्छे से लोन मिल पाए, यही इनका काम था। तो प्रॉपरली रीजन तो यही था इनको सेटअप करने का। पर आज के टाइम पर हुआ क्या है, कुछ तो हो गया है कोलैप्स। कोलैप्स मतलब एक तरह से बंद हो गए या फिर खत्म हो गए, ठीक है ना। क्यों खत्म हो गए? क्योंकि बिजनेस उतना नहीं मिल पाया, या फिर इनको मर्ज कर दिया गया इनके पेरेंट बैंक्स के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखने को मिली हैं। और रीजन क्या है इसके कॉरस्पॉन्डिंग की? इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया भी ना, इनके एनपीए हमें डबल देखने को मिले हैं। जिनको लोन दिया था वो लोग पैसे वापस नहीं कर रहे, ठीक है। और आरआरबी की नंबर्स कम हो गए, या तो पेरेंट बैंक के साथ मर्ज हो गए, या फिर बिजनेस कम होने की वजह से बंद हो चुके हैं। उसके साथ ही क्रेडिट, कितने वो लोन दे पा रहे हैं, वो भी कमी देखने को मिली, ठीक है। पिछले साल इनका क्रेडिट वॉल्यूम था 13%, अब हो गया 11%। और साथ ही साथ जो कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारे बैंक्स कॉरस्पॉन्डिंग जो बैंक्स हो गए, उनका बिजनेस बढ़ता जा रहा है। पहले ये 2010-11 में था 65% एग्रीकल्चर लोन्स के संबंधित, और 2021-22 में हो गया 76%। तो देखो, कमर्शियल बैंक्स का एग्रीकल्चर के अंदर शेयर बढ़ रहा है। ये क्या दिखा रहा है? आरआरबी का शेयर कम हो रहा होगा ना, तभी तो ये शेयर बढ़ रहा है। तो ये इश्यूज हमें यहाँ पर इनके कॉरस्पॉन्डिंग देखने को मिल जाते हैं। आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि सर ये आरआरबी होते क्या है। देखो, जैसे पंजाब ग्रामीण बैंक हो गया, ठीक है ना, ओडिशा ग्राम्य बैंक है, ठीक है, उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक है। इस तरह के जो अलग अलग बैंक्स होते हैं उनको रीजनल रूरल बैंक्स बोला जाता है, जो कि नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप 1975 के अंदर उनको किया गया था। देखो, इस सेटअप इसीलिए किया गया था क्योंकि रीजनल रूरल बैंक है, ये अच्छे से ना लोकल प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना। तो एक तरह से उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर के अंदर प्रमोट करने के लिए, उस पर्टिकुलर पर्पस से इनको सेटअप किया गया था। पर कहीं ना कहीं इनका जो एक्सपेक्टेड था कि अच्छे से बिजनेस कर पाएंगे, अच्छे से सारी चीजें कर पाएंगे, वो चीजें हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही हैं, राइट। कुछ गवर्नमेंट ने स्टेप्स भी लिए हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसको ठीक करने के लिए। कुछ बैंक्स को जैसे आरआरबीज ने मर्ज कर दिया। इस मर्ज इसीलिए किया ताकि जो देखो, अगर मान लो यहाँ पर एक बैंक है, एक यहाँ पर बैंक है, तो हो क्या रहा है, ये आपस में एक दूसरे को बिजनेस को खा रहे हैं। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे दो ब्रांचेस की अपनी अपनी कॉस्ट लग रही है। तो अगर एक सिंगल ब्रांच हो जाएगी तो जो कुछ कॉस्ट है उसको कम कर सकते हैं और इसको थोड़ा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं आरआरबीज को। इन बैंक्स के अंदर बहुत सारे पैसे भी इन्फ्यूज किए गए हैं गवर्नमेंट के अंदर, ताकि ये चीजें अच्छे से वर्क कर पाएं। पर तब भी यहाँ इन पर्टिकुलर चीजें करने के बाद भी यहाँ पर इश्यूज रह ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो, इनके एक तो बिजनेस एक्टिविटी बहुत लिमिटेड है। इनका स्कोप क्या है? सिर्फ एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग की। पर उसमें भी अच्छा नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। कॉस्ट इनकी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। हमने जो भी स्टेप्स लिए थे वो प्रॉपरली रिजल्ट उनके नहीं आए। साथ ही साथ प्रॉपर डिजिटलाइजेशन ना यहाँ पे नहीं हुई, तो कुछ भी काम करवाना होता है तो बहुत ही दिक्कत आ जाती है। और देखो, काम इनको ना बहुत सारे दिए गए थे, पर आज के टाइम ना सिर्फ जो गवर्नमेंट ने जो अलग अलग स्कीम्स चला रखी हैं, उन्हीं के बेनिफिट्स लोगों तक आसानी से पहुंचे, जैसे डीबीटी वगैरह, तो खातों में पैसा पहुंचे, उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग बस उतना ही इनका काम रह गया है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग के बाकी चीजें और नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। तो जब इतनी सारी देखो आरआरबी के कॉरस्पॉन्डिंग दिक्कतें हैं कि हर जगह नहीं पहुंच पा रहे, कॉस्ट बढ़ चुकी हैं, तो लोग क्या बोलते हैं? लोग यही बोलते हैं कि हम ना जो नॉर्मल बैंक है, जो दूसरे कमर्शियल बैंक्स हैं, उन्हीं के साथ काम कर लेंगे, ठीक है। हमें आरआरबी के पास, ये जो पंजाब ग्रामीण बैंक हो गया, ओडिशा ग्राम्य बैंक हो गया, अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक हो गया, इस तरह के बैंक के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। उसके साथ ही देखो, जो मैंने बताया ना, इनके पास कई बार पैसे की भी कमी हो जाती है, ऑल्दो गवर्नमेंट दे भी रही है। पर एक चीज हो सकती थी कि ये अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, इसके ऊपर अपने आप को लिस्ट कर ले। पर उसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि इन्होंने एक ऑपरेशनल प्रॉफिट अर्न किया हो पिछले, ठीक है ना, पिछले 5 सालों में से 3 साल के अंदर 15 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया हो। तो ये सारे कंडीशंस, इस तरह की कंडीशंस ना आरआरबीज के लिए मीट करना काफी मुश्किल सिचुएशन आ जाती है, एंड इस वजह से ये लिस्ट भी नहीं हो पाते। तो बचता क्या है फिर? सोल्यूशन बचता यही है कि या तो इनको मर्ज कर दो, ठीक है, स्पॉन्सर बैंक के साथ, या फिर इनको बंद कर दो, जो कि आज के टाइम पर हमें देखने को मिल भी रहा है। तो काफी ना मेजर इश्यूज आ चुके हैं इस वजह से आरआरबीज के। तो गवर्नमेंट का भी कुछ ना स्टेप्स लेने की जरूरत है, क्योंकि जो इनका काम था, जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए इनको बनाया गया था, कहीं ना कहीं वो सर्व नहीं कर पा रहे। अगर हमें उस ऑब्जेक्टिव को अभी भी अचीव करना है, तो कुछ स्टेप्स को नेसेसरली बहुत जल्दी में लेना पड़ेगा, ताकि जो बचे हुए आरआरबीज हैं इनको हम ढंग से काम करवा पाए। राइट फ्रेंड्स, तो ये थे आज के तीनों एडिटोरियल। आई होप आपको तीनों के अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।